जिद्दीपना काफी आजकल कॉमन है बच्चों में। जिद्दी मतलब हाइपर एक्टिव में कुछ प्रॉब्लम्स बीमारियां भी होती है जिसको बोलते हैं एडीएचडी। एडीएचडी का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अब जिद एक कॉमन प्रॉब्लम है, हर एक बच्चा जिद्दी है, हर एक परिवार परेशान है, बट जरूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। तो कभी बच्चा एक जगह टिक के नहीं बैठ रहा है, ज्यादा ही उछल कूद कर रहा है, दीवारें का सारा टाइम चढ़ते जा रहा है, आपके घर पे आया बिना बोले आपका ड्रॉवर खोल रहा है, ये चीज निकाल रहा है, वो चीज निकाल रहा है, तो ऐसे केस में पेरेंट्स को एम्बैरेसमेंट फील होगा। नमस्कार, आज बात सेहतनामा में होगी जिद्दी बच्चों पर, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि सेहतनामा को आप देख रहे हैं, बहुत प्यार भी दे रहे, सब्सक्राइब जरूर करिए। जिद्दी बच्चों पर आज बात होगी। बच्चे जिद करते हैं, संभाले नहीं संभलते आपकी पूरी कोशिश के बावजूद। पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमीत धवन हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सुमीत एक बार फिर हमारे शो में। गुड इवनिंग राजेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे दोबारा इस शो में आके जी। और आज बात जिद्दी बच्चों पे। बच्चे जिद क्यों करते हैं? कई बार तो मतलब माओ के लिए चैलेंज होता है कि जिद्दी बच्चों को संभाला कैसे जाए। जिद्दीपना काफी आजकल कॉमन है बच्चों में। जिद्दी मतलब हाइपर एक्टिव में कुछ प्रॉब्लम्स बीमारियां भी होती है जिसको बोलते हैं एडीएचडी। एडीएचडी का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अब जिद एक कॉमन प्रॉब्लम है, हर एक बच्चा जिद्दी है, हर एक परिवार परेशान है, बट जरूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। जिद के लिए हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत तब पड़ती है जब बच्चा, हम किसी माहौल में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, हमारी बात सुन नहीं रहा है, या बच्चा स्कूल में जा रहा है और स्कूल टीचर की बात को सुन नहीं रहा है, या इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहा है, या बच्चा दूसरे घर पे जाए और अलग अलग तरह की शरारतें कर रहा है। तो इन तीनों चीज प्रॉब्लम्स आने पर हमें लगता है कि जिद्दी बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है। अब बच्चा टिक के नहीं बैठ रहा है, इसमें मतलब दो प्रॉब्लम्स आ रही है। एक पेशेंस की प्रॉब्लम आ रही है और एक अटेंशन की प्रॉब्लम आ रही है। पेशेंस मतलब मेडिकल लैंग्वेज में हम बोलेंगे इम्पल्स, और अटेंशन मतलब बच्चा टिक के नहीं बैठ रहा, ध्यान नहीं दे रहा, मतलब है इनअटेंशन। अब एडीएचडी जो प्रॉब्लम है, एडीएचडी एक तरह की बीमारी है जिसको फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें तीन चीजें होती है, एक होता है अटेंशन, इनअटेंशन, दूसरा है हाइपर एक्टिविटी, तीसरा है इम्पल्सिवनेस। अब तीनों चीजों के प्रॉब्लम्स अलग अलग है और मैं आपको एक एक करके तीनों चीज समझाता हूँ। इनअटेंशन मतलब बच्चा स्कूल जा रहा है, इंटेलिजेंट बच्चा है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता है, टीचर सिखाते जा रहे हैं, वो बोर्ड की तरफ देख नहीं रहा है, वो बोर्ड की तरफ नहीं देख रहा है तो डे ड्रीम कर रहा है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है। तो एक तरह जो बच्चे जो डे ड्रीमिंग करते हैं उनकी प्रॉब्लम रहती है इनअटेंशन। अब इनअटेंशन की वजह से क्या होता है, बच्चे चीजें लिखते नहीं है, केयरलेस मिस्टेक्स करते हैं, ठीक से बोर्ड पे ध्यान नहीं देते और ठीक से कॉपिंग नहीं करते, तो कॉपिंग एरर्स, स्पेलिंग एरर्स, पुअर हैंडराइटिंग, पूरा काम कॉपी ना कर पाना। और कभी कभार ये भी होता है कि वो अपनी जगह से उठ जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, अपनी पेन लेके आगे वाले बच्चे को मारेंगे, आगे फेंकेंगे, या बुक बंद करके सिर धो के हेड डाउन करके सो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं इनअटेंशन। इनअटेंशन मतलब ध्यान ना देना। ये सिम्टम्स है, ये इनअटेंशन के सिम्टम्स है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बच्चा केयरलेस मिस्टेक्स करेगा, चीजें स्कूल में ही भूल जाएगा, बुक्स घर पे भूल जाएगा, पैसे भूल जाएगा, पैसे लेना भूल जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि केयरफुल मिस्टेक्स, की बच्चा का ध्यान ही नहीं है, इसलिए सिली मिस्टेक्स है। अब देखने से तो बहुत मामूली सी प्रॉब्लम लगती है, चल ठीक है बच्चा में ध्यान नहीं दे रहा है, काफी सारे बच्चे ध्यान नहीं देते, लेकिन जब ध्यान देने की वजह से नुकसान हो रहा है पढ़ाई में और दूसरे लोगों को, इस चीज में हमें मेडिकल अटेंशन सीख करना चाहिए। अब दूसरी प्रॉब्लम आती है हाइपर एक्टिविटी, जो कि कुछ हद तक इससे मिलती जुलती है। अब बच्चे का ध्यान लग नहीं रहा है तो कोई पेरेंट्स बोलेगा चल मूडी है, इसको पढ़ाई करना पसंद नहीं। तो अब इसमें क्या होगा कि बच्चा क्लास में अचानक ही अपने बेंच से उठ जाएगा, अपने आप चुपचाप बाहर निकल जाएगा, अपने आप दूसरे के बेंच पर चढ़ने लग जाएगा, दूसरे के घर पे आप जाओगे तो फर्नीचर पर चढ़ जाएगा, सीढ़ियां चढ़ने लग जाएगा, विंडोज चढ़ने लग जाएगा। नाउ ये चीज दूसरों के घर पे काफी ऑकवर्ड है, किसी भी दूसरे घर पे फर्नीचर पर चढ़ जाना, चीजें तोड़फोड़ हो जाना। अब इससे चीजों का नुकसान हो सकता है, बच्चे को चोट का रिस्क रहता है, कभी वो बालकनी की सीढ़ियां भी चढ़ जाएगा, कभी वो अपने विंडोज की सीढ़ियों पर चढ़ के गिरने का रिस्क रहता है। तो सारा टाइम आपको बच्चे पर ध्यान लगा के रखना पड़ता है। अब ऐसी सिचुएशन में आपको भी टेंशन रहेगा, जिसके घर पे आप जा रहे हो उनके रिश्तेदारों को भी टेंशन रहेगा। तो इसको बोलते हैं हाइपर एक्टिविटी। तो कभी बच्चा एक जगह टिक के नहीं बैठ रहा है, ज्यादा ही उछल कूद कर रहा है, दीवारें का सारा टाइम चढ़ते जा रहा है, कोई भी चीज मिले मना किया जा रहा है उसकी बात भी नहीं सुन रहा, आपके घर पे आया बिना बोले आपका ड्रॉवर खोल रहा है, ये चीज निकाल रहा है, वो चीज निकाल रहा है, तो ऐसे केस में पेरेंट्स को एम्बैरेसमेंट फील होगा। तो कभी भी आपको लग रहा है कि बच्चा शरारती है और आपको स्कूल में और घर में एम्बैरेसमेंट फील हो रहा है, मतलब आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ रही है। अब इसका ही तीसरा पॉइंट आता है इम्पल्सिवनेस। इम्पल्सिवनेस मतलब पेशेंस ना रहना। पेशेंस ना रहना मतलब, अब आप मेरी बात शांति से सुन के
बैठ के सुन रहे हो, लेकिन अब मैं जैसे बात कर रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में 10 सवाल आएंगे, आप मुझे बोलने का मौका ही नहीं दोगे, आप बीच में ही बोलने लग जाओगे। 2 बच्चे बोल रहे हैं और आप बीच में अपना बोलने लग जाओगे, आप अपने टर्न के लिए वेट नहीं करोगे, आप आउट ऑफ कंटेक्स्ट बोलने लग जाओगे, टॉपिक कुछ और चल रहा है और आप दूसरा कोई और टॉपिक फिक्स कर दोगे। उसको बोलते हैं इम्पल्सिवनेस, मतलब पेशेंस ना रहना, दूसरों को इंटरप्ट करना, दूसरों की बात कंप्लीट ना देना और खुद का ही पॉइंट हमेशा पुट अप करने की फोर्स करना, आगे अपना पॉइंट प्लेस करने की कोशिश करना। तो इसको बोलते हैं इम्पल्सिवनेस। अब शरारती बच्चों में तीनों तरह की प्रॉब्लम्स रह सकती है। अटेंशन प्रॉब्लम भी आ सकती है, इम्पल्सिवनेस भी आ सकती है और हाइपर एक्टिविटी भी आती है। अब इन तीनों में से कुछ भी हो तो हमें आमतौर पर बेटर रहता है कि हमने डॉक्टर को एक बार दिखा लेना चाहिए कि हमें और कुछ ट्रीटमेंट या इन्वेस्टिगेशन या जांचें करने की जरूरत है। कोई वजह भी होती है, रीजन भी होती है एडीएचडी के पीछे? एडीएचडी 3 तरह के रहता है बेसिकली। एक रहता है एडीएचडी जिसमें पेरेंट ट्रेनिंग पुअर हुआ है। पेरेंट ट्रेनिंग पुअर होना मतलब पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया है, पेरेंट्स ने ज्यादा पैम्पर किया है, उसकी वजह से बच्चे जिद्दी हो गए, जो कि काफी कॉमन है हमारे इंडियन फैमिली में, बिकॉज पेरेंट्स को टाइम नहीं है, बिकॉज पेरेंट्स या तो घर में बिजी है या ऑफिस में बिजी है। दूसरा, जब हम बिजी है तो हम बच्चों को ब्राइब करते हैं कि तू जाके ये पैसे ले ले, ये खा के आ जा, खेल के, तो हमने उनको आदत लगाई है, जिद बना की। अब तीसरे जो टाइप रहता है वो है मेडिकल प्रॉब्लम्स, जो एक तरह से जेनेटिक प्रॉब्लम्स है। जेनेटिक प्रॉब्लम्स मतलब हमारे बॉडी के कुछ जीन्स में प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। अब सबसे पहला हमारा सवाल रहेगा कि जेनेटिक हमारे फैमिली में किसी को नहीं है। 5 साल तक बच्चा ठीक था, जेनेटिक प्रॉब्लम अभी कैसे शुरू हुई थी? तो जेनेटिक प्रॉब्लम्स सबसे पहले किसी भी एज पे शुरू हो सकती है, उससे पहले बच्चा ठीक रह सकता है। अगर हाइपर एक्टिविटी 6-7 साल से हो तो उससे पहले बच्चा ठीक भी रह सकता है। दूसरा, जेनेटिक प्रॉब्लम्स पहली बार भी किसी में स्टार्ट हो सकती है, फैमिली में किसी को सेम प्रॉब्लम रहना जरूरी नहीं है। तीसरा, जरूरी नहीं है कि फैमिली में किसी तरह की न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होगी। तो इन शॉर्ट, एडीएचडी अगर हम देखा जाएगा तो उसमें एक जेनेटिक कंपोनेंट जरूर है और एक तरह का जेनेटिक बीमारी है। तो ये तो हुए सिम्टम्स, राइट। अब ये सिम्टम्स नजर आए, 3 तरह के आपने बताए, उनमें से कोई भी एक नजर आए तो भी जाएं आप डॉक्टर के पास, और अगर तीनों आ रहे फिर तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो जब आपके पास पेशेंट आते हैं अपने बच्चों को लेकर इन शिकायतों के साथ, तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या देते हैं आप? राइट, देखो हमें कोई भी बच्चा आता है तो हमें पहले प्रॉपर्ली असेस करना पड़ता है। हमें असेसमेंट लगता है बिहेवियर और इंटेलिजेंस, ये 2 चीज़ें में हमें देखना पड़ता है। हमें चेक करना पड़ता है ऐसे कोई और फिजिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं है। काफ़ी बार बच्चे को पेट में दर्द रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, यूरिन प्रॉब्लम्स रहेगी, तो बच्चा चिड़चिड़ा रहेगा तो उसका फोकस नहीं रहेगा, तो उसकी वजह से इनअटेंशन होगा। तो सबसे पहले हमें मेडिकल इश्यूज़ के लिए देखना पड़ता है। दूसरा, हमें चेक करना पड़ता है कि बच्चे की नज़र ठीक है, सुनना ठीक है, क्योंकि अगर उसकी नज़र ही ठीक नहीं रहेगी तो वो टीचर की तरफ देखेगा नहीं, टीचर की तरफ ध्यान नहीं देगा और उसका अटेंशन पूरा हो जाएगा। तो हमेशा आंखों के हमें टेस्ट करा लेते हैं। हियरिंग प्रॉब्लम्स के लिए हमें चेक कर लेना था, बिकॉज अगर उसको साफ सुनाई नहीं दे रहा है तो फिर से उसका अटेंशन नहीं रहेगा। तो सबसे बेसिक हमारा स्टेप्स रहता है कि कोई इसको प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई विजन प्रॉब्लम्स तो नहीं है। सो एडीएचडी के लिए कुछ मेडिकल टेस्ट भी आप करते हो? राइट, तो एडीएचडी के लिए 3 तरह के टेस्ट होते हैं। एक ब्लड टेस्ट होता है, एक ईजी बेस्ड टेस्ट होता है। ईजी मतलब ब्रेन वेव्स का टेस्ट होता है, जैसे हार्ट का ईसीजी होता है वैसे हेड का ब्रेन वेव्स का ईईजी होता है। और जेनेटिक टेस्टिंग होता है। तो ब्लड टेस्ट में सबसे ज़रूरी रहता है हम हमेशा कंप्लीट ब्लड काउंट, थायराइड टेस्ट, B12 टेस्ट, होमोसिस्टीन टेस्ट और कभी कभी वीट एलर्जी के टेस्ट। ये बेसिक टेस्ट सारे बच्चों में करना ज़रूरी रहता है। अब दूसरा रहता है ईईजी, जो रहता है ब्रेन वेव्स का टेस्ट। अब काफ़ी बार बच्चों को साइलेंट सीजर्स चलते रहते हैं, इसकी वजह से बच्चे हाइपर एक्टिव रहते हैं। तो कोई भी बच्चा जब हाइपर एक्टिव आए, इम्पल्सिव आए, तो हम हमेशा सारे बच्चों का ईईजी कर लेते हैं। और तीसरा रहता है जेनेटिक टेस्टिंग होता है। जेनेटिक टेस्टिंग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहता है, काफ़ी कॉस्टली रहता है और वो एक काफ़ी लंबा डिस्कशन है जो इस सेशन में हम डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन सब पेरेंट्स के लिए जानना ज़रूरी है कि कोई भी हाइपर एक्टिव टेस्ट बच्चे में जेनेटिक टेस्ट होते हैं और वो अपने डॉक्टर से आपने डिस्कस कर लेना चाहिए कि कौन से टेस्ट करवाने, कब करवाने या नहीं करवाना है। तो अब इसका इलाज क्या होता है? अब टेस्ट से पता चल गया कि ये बच्चा जो जिद कर रहा है उसके पीछे वाकई कोई वजह है, राइट, मतलब एक तरह की बीमारी है, बिल्कुल कह सकते हैं। तो फिर आप इसका इलाज क्या करते हैं? राइट, अब इलाज रहता है 3 तरह का होता है। एक है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होता है, एक है बिहेवियर थेरेपी होता है और तीसरा रहता है मेडिकेशंस। अब पहले चीज़ हम बात करेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हमें वो चीज़ें इम्प्रूव करनी है जिससे बच्चे का अटेंशन इम्प्रूव है। हमें डिस्ट्रैक्टिंग थिंग्स जो माहौल में है
टीवी, मोबाइल, यूट्यूब, लैपटॉप लर्निंग, ये सब लर्निंग्स कम करना। बच्चे का एक शेड्यूल बनाना, टाइम टेबल बनाना कि इस टाइम में उसने पढ़ना है, इस टाइम में खेलना है, इस टाइम स्कूल जाना है। तो बेसिकली उसको बोलते हैं माइक्रो शेड्यूलिंग टेक्निक, जो भी एक तरह का काउंसलिंग टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं। दूसरा रहता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन और बिहेवियर थेरेपी, जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जिसमें हम बच्चे का डिटेल बिहेवियर एनालिसिस करते हैं, पेरेंट्स का बिहेवियर एनालिसिस करते हैं और उनको एक स्ट्रक्चर्ड प्लान देते हैं कि उन्होंने बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए या बिहेवियर इंप्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है मेडिकेशन। नाउ अगर हमें लगा कि बच्चा बहुत ही हाइपर एक्टिव है, बहुत ही जिद्दी है, स्कूल को प्रॉब्लम्स आ रही है, पेरेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, सोशल एम्बैरेसमेंट आ रही है, तो ऐसे केसेस में, ऐसे सिचुएशंस में हम मेडिकेशंस एडवाइस करते हैं। नाउ इन ये मेडिसिन्स आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं कि कितनी मेडिसिन्स देनी है, कब देनी है, कितना टाइम चलेगी। अभी एक डिफरेंट एस्पेक्ट्स रहता है। आमतौर पे ये मेडिसिन्स लंबी चलती है, मेन कोई डेंजरस साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन आपके डॉक्टर्स टाइम टू टाइम डिफरेंट मेडिकल चेक करते रहते हैं कि इससे कुछ साइड इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे। लेकिन इन शॉर्ट ये जो भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन की मेडिसिन रहती है ये लंबी चलती है, सालों में चलती है। ऐसा नहीं कि 1-2 महीने आप खा लोगे, बच्चा ठीक हो गया तो आप दवा बंद कर दोगे। तो सक्सेस रेट कितना है? ना सक्सेस रेट डिपेंड करता है रेगुलर फॉलोअप ऑफ द चाइल्ड एंड ऑफ द पेरेंट्स कि कितना सीरियसली वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं। अब कोई भी दवाई या बिहेवियर प्लान ये वन टाइम नहीं रहता। वन टाइम मतलब ये कोई सर्दी जुकाम की दवा नहीं कि आज एक खा लो और आप 7 दिन में ठीक हो जाओगे। इसमें रहता है आप बिहेवियर ट्रीटमेंट प्लान, बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान स्टार्ट करते हो और मेडिसिन स्टार्ट करते हो। एवरी 2 to 4 वीकली पेरेंट्स और बच्चे का हम बिहेवियर रीअसेसमेंट्स करते हैं और उसके हिसाब से फिर थेरेपी प्लान और ट्रीटमेंट और बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्लान हम चेंज करते हैं और फ्रीक्वेंटली मेडिसिन के डोज रिस्ट्रक्चर करने पड़ते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है इसमें रेगुलर फॉलोअप और रीअसेसमेंट। तो इसको मेडिकल जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स रहती है उनको हम सक्सेस के रेट में नहीं मेजर करते। जैसे आप कैंसर ट्रीटमेंट बोल रहे हो कि आपका कैंसर मतलब ADHD क्योर हो जाता है। ADHD हमारे फिर से मैं आपको वही बताना चाहूँगा, कोई फीवर की बीमारी नहीं कि क्योर है ना। ADHD का ट्रीटमेंट इज कंट्रोल। हमारा एम है आपकी बिहेवियर कंट्रोल करना ताकि बच्चा घर में, सोसाइटी में और डिफरेंट माहौल में एडजस्टमेंट कर पाए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंक्लूजन इन द नॉर्मल लाइफस्टाइल। सो और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पेरेंट्स को। बहुत मेहनत लगती है पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से। पेरेंट्स को रखना पड़ेगा। बिल्कुल, पेरेंट्स को बहुत पेशेंस, स्कूल टीचर्स को पेशेंस और चाइल्ड को इन्वॉल्वमेंट रखना भी बहुत जरूरी रहता है इसमें। बिहेवियर इंप्रूवमेंट असर दिखने में कम से कम 1 से 2 महीने लग जाते हैं, लेकिन 1-2 महीने में आपको कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर दिखता है और धीरे धीरे हमें हमारे लाइफस्टाइल, बिहेवियर और मेडिसिन एडजस्ट करके मैक्सिमम इंप्रूवमेंट पे लाना पड़ता है। फिर भी अप्रोक्सीमेटली मतलब 3 से 6 महीने लग जाता है। इतना पेशेंस आपको रखना। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमित इस अहम जानकारी के लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। शुक्रिया।